हाँ तो चलिए सर जी, आज हम लोगों का बिहार स्पेशल का अंतिम चैप्टर, आज आपका बिहार भी खत्म। चैप्टर का नाम है जनसंख्या एवं नगरीकरण। छोटा सा चैप्टर है और पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो आपका डेटा है वो मुख्य रूप से 2006-07 में जो तैयार किया गया था वही वाला है, और 2006-07 में जो डेटा तैयार हुआ है वो हुआ है 2001 से लेकर के 2005 के बीच वाला। तो ये 2001 से 5 के बीच जो भी डेटा था उसके अनुसार 2006-07 में आपको ये किताब में लिखा गया है। ठीक, तो कई सारी ऐसी चीजें होगी इस चैप्टर में जो आज बदल गया होगा। अब हम लिखते टाइम थोड़ा सा थे कंफ्यूजन में कि वर्तमान वाला पढ़ाएंगे या सवाल किताब से पूछ देगा तो दिक्कत, किताब वाला पढ़ाएं या वर्तमान से पूछ दिया तो दिक्कत। तो हम कहें कि हम खाली किताबें से चलते हैं। अब तो कोई एग्जाम तो नहीं के होना नहीं है कि अब देखना है कि क्या आएगा ना आएगा, अब तो सीधे बोर्डे पर जाना है। तो अगर करंट से आ जाए तो स्किप करना होगा, ना जानकारी होता। क्या कि अब करंट वाला डेटा में वो कौन मान के चल रहा है ना मान के चल रहा है, तो कई सारी उसमें समस्या थी। तो हम अभी जो भी तुमको पढ़ाएंगे वो रहेगा तुम्हारा यही डेटा जो आपके किताब में है, उसी के आधार पे पढ़ाएंगे। करंट वाला नहीं है, यानी 20 साल पुराना डेटा से आप लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ जनसंख्या भी देखेंगे तो 2001 वाला देखेंगे, 11 वाला भी नहीं, 1 वाला, और उसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। अभी चल रहा है 2026, जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो उस सब कुछ नया डेटा में एक ये आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए, तो बिहार के जनसंख्या एवं नगरीकरण पे आ जाइए। देखो, बिहार शुरुआत से ही, अगर प्राचीन काल से ही देखो तो एक सघन जनसंख्या वाला राज्य रहा है। सघन मतलब जहाँ पे जनसंख्या घने रूप में है, और इसका एक खास वजह ये है तो उसको कहिए कि अपना कान में आप रुई डाल लीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है कि हम लोग मैदानी क्षेत्र में आते हैं, और पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होती है क्योंकि वहाँ सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद यहाँ की जो मिट्टी है पूरा उर्वरा से भरा पड़ा है, तो अच्छा खासा फसल भी हो जाता है यहाँ पे। तो ये भी एक कारण है। अब बाकी चीज़ों की विकास करना तो मैदानी इलाके में आसान है ही। तो इन सभी कारणों से हमारा बिहार जो है वो शुरुआत से ही सघन जनसंख्या वाला प्रदेश रहा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य है उसमें से एक ये है। यहाँ पे 3000 साल पहले से मनुष्य के बसने का साक्ष्य मिलने लगता है। 3000 पहले जाइएगा, मतलब आज से लगभग 500 ईसा पूर्व से, ठीक, 500 नहीं 1000 ईसा पूर्व, क्योंकि 2000 ये चल रहा है, 1000 पीछे चल जाओ, 1000 ईसा पूर्व से इसके साक्ष्य मिलते हैं। आज से जोड़ के देखो तो आज से 3000 साल पहले का साक्ष्य यहाँ पे मिला है कि यहाँ पे लोग रहते थे। समझ गए? कारण बता दिए कि यहाँ के भूमि जो है वो समतल है, मैदानी भाग है, उपजाऊ मिट्टी है, 12मासी नदियां हैं जहाँ सालों भर पानी भरा पड़ा रहता है, तो कृषि सब करने के लिए या जल परिवहन करने के लिए उपलब्ध हो जाता है। और भी जो रास्ते हैं वो सुगम है, बेहतरीन थे आने जाने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो ये वो सभी कारण है जिसके वजह से यहाँ की जनसंख्या इतना ज़्यादा रही है शुरुआत से। ठीक, अब आ जाओ कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये सब आपको वर्तमान वाला पीछे वाला से कोई लेना देना नहीं है, अभी यही चल रहा है। ठीक, जनसंख्या के दृष्टि से हम लोग आते हैं तीसरे स्थान पर, ठीक ना। पहले पर आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर बिहार है। ये पीछे भी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक, कि पहले जनसंख्या में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, दूसरा पर महाराष्ट्र और तीसरे पर बिहार। तो अगर बिहार स्पेशल में से पूछे कि जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, तो वह इसका तीसरा। समझ गए? अब जनसंख्या घनत्व की बात करो तो जनसंख्या घनत्व में आता है दूसरे स्तर पर, ठीक, इसका स्थान दूसरा है। इन दोनों में अंतर समझो, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में क्या अंतर होता है। जैसे अभी क्लास में तुम लोग इतने बैठे हुए हो, ठीक, यह यहाँ की जनसंख्या, सब बेंच बराबर है,
एक ही साइज के बनाया गया है, लेकिन देखो एक बेंच पर बच्चा ज्यादा है, तो इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व अधिक होना। उतना ही स्थान पे जब ज्यादा लोग रहते हैं तो उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व का अधिक होना। घनत्व का मतलब होता है घन, जितने कम स्पेस में जितने ज्यादा लोग होंगे जनसंख्या घनत्व उतना ही वो ज्यादा है। तो अभी उन बेंचों पर देखो तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस पे है? इस वाले पे है। टोटल जनसंख्या पूछे तो इतना है, ठीक, लेकिन जनसंख्या घनत्व वाला बेंच कौन सा है? तो ये वाला है। क्यों? कि उतना ही साइज के बेंच पर तुम लोगों से ज्यादा बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। समझ गए? तो वही होता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या के आधार पर हम तीसरे स्थान पर हैं और घनत्व के आधार पर हम लोग दूसरे स्थान पे है। जो हमारे पास ये डेटा है अभी 2001 के है। 2001 में हमारे देश बिहार राज्य की जो जनसंख्या है वो था 8,29,98,509, ठीक। लेकिन अभी की जो जनसंख्या है अनुमानतः कम से कम तो 14 से 15 करोड़ होगा, जो कि वर्तमान वाला हम नहीं लिखे हैं, ठीक। तो पहले कितना था? 8,29,00,000 प्लस अभी लगभग 15 करोड़ के आसपास में तुम्हारी जनसंख्या है, ठीक। जब 2001 में 8 करोड़ लोग थे तो उसमें 4,32,00,000 ये जो लोग हैं वो थे पुरुष, और 3 करोड़ कुछ जो है वो थे, लगभग ये 4 करोड़ में आ जाता है, ये कौन है? महिला। समझ गए? तो पुरुषों की संख्या ज्यादा थी और महिलाओं की संख्या कम थी। उस टाइम पर, उस समय हमारे देश की कुल जनसंख्या का ये 8.07% था। टोटल देश की जितनी जनसंख्या थी उसका 8% जनसंख्या बिहार में था। तो ये अगर पूछेगा तो देख लेना, कहे पूछता नहीं है, डेटा पुराना है। लिंग अनुपात में बात करो तो 1000 पुरुषों पर 919 गो महिलाएं थी। बाकी जो बच्चे आपको कितना जी? 19 गो है ना? हाँ, तो 81 लोग बच गए। बंडे रहवा। अरे 1000 पुरुष है और 919 गो लड़किए है, तो 919 गो के बियाह होगा आ 81 गो कोई 2 गो कर ले है, तो और दिक्कत है। तो देखिए, तो अगर हम लिंग अनुपात करें तो कम है, बराबर नहीं है। पुरुषों की संख्या ज्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है। और देश में भी वही हाल है, लेकिन देश के कुछ ठीक था। पूरे देश में देखो तो 933 महिलाएं थी, 1000 पुरुष पर 933 महिला, यानी पूरे देश में भी देखो तो 1000 में से इतने लोग को, जो बचे 67 हो ना, उनको ऐसे ही रहना है, ठीक। हाँ, तो ये आपको याद रखना है। लिंग अनुपात कितना था? 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं, और देश में उस टाइम कितना था? 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं, ठीक। यहाँ पे जो अलग अलग धर्म के लोग रह रहे थे उसमें 83% हिंदू हैं, 16.5 ले लो प्रतिशत कौन है? मुस्लिम है। इसके अलावा यहाँ बहुत कम परसेंटेज में ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के भी लोग रहते हैं। समझ गए? बिहार का जन्म दर उस टाइम पे 2001 के डेटा से हम लोग चल रहे हैं, इतना था, यानी हर साल इतना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ जाना है। इतने लोग जन्म लेते थे, 1000 में से इतने लोग हाँ जन्म लेते थे। जो ना 1000 में, अब तो रोज के निकाल रहा है कि वार्षिक निकाल रहा है, तोरा ऊपर डिपेंड है, ठीक। तो इतना था, ठीक। जबकि देश के कितना था? इतना 23.8, यानी इससे ज्यादा तेजी से हमारे राज्य की जनसंख्या बढ़ रही थी। देश के जनसंख्या की जितना तेजी था उससे ज्यादा तेजी हमारे राज्य के था। मृत्यु दर 8.1, ठीक, और देश में 7.6 है। तो मृत्यु दर भी हमारे यहाँ ज्यादा था, लेकिन फिर भी जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, 33 मर रहा है।
तो ओवरलोड होगा कि ना होगा? मान लो ऐसे मान के चलो सिंपल कि 30 को जन्म लिया, 8 को मरबे किया, तो 22 को तो बढ़ गया, तो जनसंख्या तो बढ़ना ही है। तो बढ़ के आज 15 करोड़ के आसपास हम पहुंच गए हैं। ठीक, बिहार की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि इतना था, हर साल इतना बढ़ जाता था, टोटल जनसंख्या के 2%, यानी 8 करोड़ था ना, तो अगला साल 8 करोड़ के 2% निकाल दो, उतना जनसंख्या और बढ़ जाएगा। फिर उसको 8 में अगला साल फिर उसका 2% निकाल दो और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जनसंख्या हर साल बढ़ रहा था, समझ गए? अब आ जाइए जनसंख्या वितरण। ठीक, जनसंख्या वितरण में होता है जनसंख्याओं का अलग अलग होना। अब देखो, हर जगह जनसंख्या एक जैसा नहीं होता है, असमान होता है। असमान होने के कुछ कारण होते हैं, जैसे पहले तो इलाका देख लो कि कैसा है, पहाड़ी है, मैदानी है, पठारी है। ठीक, उसके बाद जलवायु देख लो, भौगोलिक स्थिति में जो भी चीज़ें आती है उन सबको आप देख लीजिए। फोन अभी था वो। उसके बाद वहाँ पे व्यापार कैसा है, उद्योग है कि नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था है कि नहीं, स्वास्थ्य है कि नहीं, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। आज आपका जो बीटा इतना डेवलप हो गया और इतना तेज़ी से जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? वहाँ पे एगो खुला कॉलेज IIT, और उसके बाद तो मानो लगातार हर चीज़ की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होने लगी। तो एक शैक्षणिक केंद्र बना वहाँ पे भारत लेवल के, और उसके बाद धीरे धीरे देखो कैसे वो विकसित होने लगा। आपका फुलवाड़ी के इर्द गिर्द के इलाका जो विकसित हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे एम्स है। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती है। इधर लोग आता है जब जमीन वमीन खरीदने, तो पूछता है यहाँ से कि एम्स कितना दूर है। क्यों पूछता है? वो चीज़ प्रभावित कर रहा है कि नज़दीक में रहेगा तो आगे दिन तो बेड शीट पर जाने हैं, तो नज़दीक पड़े। तो शिक्षा का विकास हो या स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों की व्यवस्था हो, तो वो जनसंख्या को प्रभावित करती है, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उस इलाके में देखोगे तो जनसंख्या घनत्व अधिक रहेगा, कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इसी वजह से हमारे बिहार की जो भी जनसंख्या है वो हर जगह एक समान नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। और बात करोगे उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में, तो दक्षिणी बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है, उत्तरी बिहार में कम है। इसका वजह यह है कि इधर में विकास ज़्यादा हुआ है, उधर में कम हुआ है। उधर में कम विकास करने का कारण भी कल तुम लोगों को बताए थे कि वहाँ पे बाढ़ आते रहता है बार बार, तो उधर इन सब चीज़ों का विकास कम किया जाता है। सब किधर होता है? इधर। एक और कारण है, जो राजधानी है बिहार की, वो दक्षिणी बिहार में कि उत्तरी बिहार में? दक्षिणी में है। तो राजधानी के इर्द गिर्द जहाँ राजा रहेगा, तो राजा के जहाँ तक नजर जाता है वहाँ तक ही वो विकास करेगा। तो राजा रह रहा है पटना में, तो उसको जो भी चीज़ दिख रहा है उसको दिमाग आएगा का पटना में इस चीज़ को लाना है, इस चीज़ को लाना है। तो राजधानी इस वजह से भी विकसित हो रहा है। तो इर्द गिर्द में इधर देखो तो विकास ज़्यादा है बाकी जगहों की तुलना में, पूरे बिहार में देखो था। समझ गया? तो ये जनसंख्या असमान होने का कारण समझ में आ गया। देखो, पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, हाजीपुर, छपरा, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी जैसे कई सारे राज्य जिले हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन जगहों का विकास हुआ है। तो यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको? पटना में मिलेगा। समझ गए? जनसंख्या घनत्व तो पूछे, ज़्यादा जनसंख्या पूछे या ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर पूछे, यहीं पे है, क्योंकि राजधानी है। ये लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को, या दूसरे राज्य के या दूसरे देश के भी लोग हैं जो बिहार आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में कौन सा जगह रहेगा? पटना रहेगा पहले, उसके बाद बाकी बिहार में कहीं जाएंगे। ठीक, अगर कोई खास काम हो तो हो सकता है डायरेक्ट वहाँ जाएं, लेकिन घूमने के परिप्रेक्ष्य से अगर आ रहे हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आएगा? पटना राजधानी है। तो ये चीज हो गई। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। MBBI क्वेश्चन हो गया। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो वो भी आपका पटना है। इसके अलावा सुपौल, नवादा, औरंगाबाद, गोपालगंज, ये सब जिले के नाम है जहाँ पे जनसंख्या है, लेकिन यहाँ पे जो जनसंख्या है वो मध्यम है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा है और ना तो बहुत कम है, बीचों बीच में है। ठीक, ये सब वो जिले हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत
अधिक है। ये सब वो जिले हैं जहाँ पे जनसंख्या न तो बहुत ज्यादा है न तो बहुत कम है, यानी बीच में है। और कुछ ऐसे भी जिले आएंगे जहाँ पे जनसंख्या सबसे कम है, जैसे शिवहर, यहाँ पूर्णिया होना चाहिए, पूरा होल है। आज तो इंटर वाला में ब्लंडर कैले थे, वो तो टाइपिंग करते समय धरा गया, तब फिर उसका सुधार किया, देखो तोर में एगो रह गया। 12th के ऑब्जेक्टिव करवाना है, मार के हम गर्दे उड़ेले हले, ऐसा लिखले हली ना। आज छोड़ दे, समझ गया नहीं। यहाँ पूर्णिया है, लखीसराय है, शिवहर है, इन सब जिलों में देखो तो जनसंख्या बहुत कम है, समझ गया। ये बता ही दिए कि दक्षिणी बिहार की अपेक्षा उत्तरी बिहार में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, यानी दक्षिण बिहार में जनसंख्या ज्यादा है और उत्तर बिहार में कम है। क्यों कम है ये भी बता दिए, ठीक। काहे कम रहेगा, क्योंकि ज्यादा विकास किधर हुआ है, इस तरफ, तो लोग आकर्षित किस तरफ होंगे, इस तरफ, तो इस तरफ जनसंख्या ज्यादा है, समझ गए। अब आइए जनसंख्या घनत्व, तो अभी बता दिए क्या होता है। तो 2001 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व इतना था, यानी कि 1 किलोमीटर में औसतन 881 व्यक्ति रहते थे। औसत मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि हर जगह 1 किलोमीटर में 881 हो, कहीं 1 किलोमीटर में 1000 भी होगा, कहीं 1 किलोमीटर में 600 लोग भी होंगे, कहीं 500 भी होंगे, कहीं 1200 भी होगा, और उन सबका औसत निकाले तो कितना आया, इतना, ठीक। कि हर 1 किलोमीटर में अगर 881 बैठाएं तो पूरे बिहार में बराबर तरीके से लोग बैठ देंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था, 881 था, ठीक। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, पटना। जहां पे देखो पूरे बिहार में 881 है, लेकिन पटना के निकालो तो वहाँ 1 किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं, 1471 है, वो भी 2001 वाला डेटा के अनुसार, नयका नहीं, नयका में वो बढ़ जाएगा, समझ गया। दूसरे नंबर पे आता है दरभंगा, जहाँ पे 1342 आदमी 1 किलोमीटर में रहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा वैशाली, जहाँ पे 1332 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। और चौथे पे आता है तुम्हारा बेगूसराय, जहाँ पे 1222 व्यक्ति थे। तो आपको ये कम से कम याद रखना है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर पटना है, समझ गए। तो ये सब में पटने है, उसका वजह ये राजधानी है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला याद रखना, वो कौन सा है, कैमूर, जिसकी जनसंख्या था प्रति वर्ग किलोमीटर में 488, समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग जिला में जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व अलग अलग है। तो इस आधार पर पूरे बिहार को बांटा गया है 5 वर्गों में, और 5 वर्गों में बांट के इसको पढ़ेंगे। पहले में वैसे जिले आ जाएंगे जहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जैसे पटना है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो वैसे जिलों में कौन कौन आ जाता है, तो पटना हो गया, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, और भी जिले होंगे, हम काट दिए हैं, आप इतना से समझ लीजिए, बाकी अपना बुक में देख सकते हैं। तो ये सब वो जिले हैं जहां की जनसंख्या 1200 प्लस है, जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर में 1200 से अधिक लोग रहते हैं। तो इसको रखा गया कहाँ, अत्यधिक जनसंख्या वाला जिला में, कि बहुत ज्यादा है। फिर आता है उच्च घनत्व वाला, जहां पे जनसंख्या कितना होता है, 1000 से 1200 के बीच में प्रति वर्ग किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर में 1000 से 1200 लोग रहते हो। तो उसमें कौन कौन जिला है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, मधुबनी, नालंदा, ये सब जिला जो है वहां पे लोग प्रति वर्ग किलोमीटर 1000 से 1200 के बीच रहते हैं। और इसको हम रखते हैं किसमें, उच्च घनत्व के जिले में, समझ गए। तीसरा है आपका मध्यम घनत्व के जिला, इसमें वैसे जिलों को रखा गया है जहां के जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 1000 से 800 है। जिन जिलों में जनसंख्या घनत्व 1000 से 800 यानी 1 किलोमीटर में 1000 से 800 के बीच लोग रह रहे हैं, उसको हम किस में रखे हैं, मध्यम घनत्व के जिले में। इसमें जिला कौन कौन है फिलहाल, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, जहानाबाद, मुंगेर, भोजपुर, सहरसा, मधेपुरा, अरवल, ये सब जिला उसमें है जहां पे लोग 1000 से 800 के बीच 1 किलोमीटर में रहते हैं। क्लियर। चौथा है तुमको कम जनसंख्या घनत्व वाला, ठीक।
इसमें कितना होता है 600 से 800 के बीच। जिला कौन कौन है? पूर्णिया, कटिहार, अररिया, नवादा, शेखपुरा, सुपौल, किशनगंज, लखीसराय, रोहतास, औरंगाबाद, ये सब जिला आता है कम घनत्व के जिले में। एक होता है एकदम कम, एक अत्यंत अधिक, एक अत्यंत कम। तो अत्यंत कम वाला में कौन है? तो इसमें है पश्चिमी चंपारण, बांका, जमुई, कैमूर, ये सब जिला है जहाँ के जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 600 से भी कम है। समझ गए? तो 600 से कम वाला जितना आएगा उसको हम रखते हैं एकदम कम जनसंख्या घनत्व वाला में। समझ गए? यहाँ तक क्लियर? तो चैप्टर तो अब आप लोग खत्म हो गया। अब कुछ ही है, अब तो झुनझुनना है। लीजिए नगरों का विकास पढ़ लीजिए। हाँ हाँ, जनसंख्या के असमान वितरण के दृष्टि से बिहार को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5। अत्यंत अधिक जनसंख्या वाला, उच्च जनसंख्या वाला, मध्य जनसंख्या वाला, फिर कम जनसंख्या वाला, एगो अत्यंत कम। ऐसी याद रहेगा। एगो एकदम ज्यादा, एगो खाली ज्यादा। ना 5 नंबर अभी तक ना पूछा है। आप पूछेगा तो लिख देना। डेटा याद रखो, 2-4 को कम से कम जिला याद रखो। 5 नंबर कभी नहीं करता, 4 नंबर क्या आता है? तो 3 गो है। वन संरक्षण में तो 3 ने आरक्षित, अनारक्षित था, एक और था। अब वो देखे पड़ेगा, बुक देखे पड़ेगा, देख लेना, फिर दिक्कत होगा तब पूछ लेना, ठीक ना। भूमि को इसे 5 वर्गों में बांटा गया है, सब अलग अलग है। अब मिट्टी 6 भाग में है, अब सब एक में घुसाएगा तो इन्ने के उन्ने, उन्ने के इन्ने हो जाएगा। तो सही से याद रखो, अंतिम टाइम में कंफ्यूजन मत होना, तो सब दही हो जाएगा। ठीक, दिक्कत हो किताब खोल के देख लो, तब पर भी दिक्कत हो तो एक बार हमको बोल दो, आई विल हैंडल इट। ओके, आगे देखिए। बिहार में नगरों के विकास का इतिहास बहुत पुराना है और ज्यादातर जो विकसित नगर हैं वो किसी न किसी नदी तट के किनारे हैं। यही नहीं, पूरे भारत में ले लो, जो भी शहर विकसित है वो या तो नदी के किनारे होगा या समुद्र के किनारे होगा। ठीक, सब वहीं पे विकसित हुआ है। उस टाइम की परिस्थिति ऐसी थी, पानी की पूर्ति होनी चाहिए। बता तो रहे हैं, पानी चाहिए आपको, कहाँ से मिलेगा? तो नदियों में पानी ज्यादा मिल जाता था, सुविधा से मिल जाता था। कृषि वगैरह जो भी चीजें करना है, तो गांव कहाँ बसा? नदी के किनारे। वही गांव विकसित होते होते क्या बन गया? आज शहर बन गया। उदाहरण आप अपने पाटलिपुत्र पटना को ले लीजिए, पहले एक गांव था, क्या नाम था इसका? कुसुमपुर था ना, संस्कृत में पढ़ो ना, पढ़ा ना जी कि कुसुमपुर गांव था। वही गांव ना आज विकसित होकर पटना हो गया है, वहां बसाया गया। तो ये समझ गया बात है। व्यापार करना है ना जी, खाली एगो हम बता दिए कृषि में तो वही में अटक गया। तुमको व्यापार भी तो करना है। आने जाने में पहले के सुविधा क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हवाई था, चाहे तो भूमि के रास्ते आइए, या ना तो जल परिवहन है, और जल परिवहन सस्ता पड़ता है। कई सारे कारण थे। अब एक कारण हम तुमको बता दिया, सब कारण थोड़े बताए हैं, तो वही बताए तो वो हम जाके अटक गया। इधर देखो, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, गया, वैशाली, बोधगया, उदवंतीपुर, सीतामढ़ी, ये सब जो हैं, ये सभी प्राचीन काल के प्रमुख नगर हैं और आज भी हैं। प्राचीन काल से इनका इतिहास है और तब से आज तक ये विकसित है। और कुछ नहीं तो हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में तो पढ़वे किए हैं। ये उतना नाम में ना था, हो सकता है इसका नाम बदल गया हो, लेकिन बाकी के तो हमको पते हैं, सब प्राचीन काल में के हैं। उसके बाद इन नगरों के विकास का जो कारण है वो है किसी जगह का राजधानी होना। जैसे पहले राजगीर राजधानी था, पाटलिपुत्र राजधानी बना था, तो या तो राजधानी था या फिर वहां पे शिक्षा के विकास था। जैसे हमने नालंदा को ले लो, इस वजह से फेमस था, या कुछ धार्मिक वजह से। धार्मिक में जैसे आप बोध गया को ले सकते हैं, गया राजगीर को भी ले सकते हैं धार्मिक वजह से। और कुछ व्यापारिक केंद्र भी थे, पटना ये सब जो राजगीर जगह है व्यापार के लिए भी नामी था। तो इन कारणों से इन शहरों का विकास प्राचीन काल से ही होते रहा है, समझ गए। और उस टाइम के प्रमुख नगर हैं।
फिर मध्यकाल में हम लोगों को सासाराम, दरभंगा, पूर्णिया, छपरा, सिवान जैसे शहरों का विकास हुआ और आज भी ये सारे शहर आपको मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे ये भी विकसित और ज़्यादा विकसित हो रहे हैं। तो ये मध्यकाल के शहर हैं। उसके बाद जो बरौनी है, हाजीपुर, दानापुर, डालमिया नगर जो रोहतास में बताए थे, मुंगेर, जमालपुर, कटिहार, ये सब जो हैं ये आधुनिक काल के हैं, जिसको अंग्रेजों ने बसाया अपनी सुविधा के लिए, अपने व्यापार को विकसित करने के लिए इन शहरों को। हाँ, दानापुर विकसित होने का मुख्य कारण है वहां पे सैनिक छावनी है ना, तो अंग्रेजों ने वहां पे सैनिक छावनी लगाई। एक वजह मान लो विकसित होने का, समझा, बहुत बड़ा है। तो ये सब आधुनिक काल के विकसित नगर है तुम्हारा। नगरों के विकास का मुख्य कारण क्या होता है? औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा, जीवन बेहतर होना चाहिए, रेल, सड़क, ये सब मार्ग की विकास होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें विकसित कर दोगे तो तुम्हारा शहर विकसित होने लगेगा ऑटोमेटिक। लोग वहां पे आने लगेंगे, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, और धीरे धीरे देखोगे कि वो शहर क्या हो रहा है, विकसित होते जा रहा है। समझ गए? तो ये वजह होता है उसका। अब पूछा जाता है कि क्या बिहार में कोई नियोजित शहर है? नियोजित मतलब पहले पूरा प्लानिंग किया जाता है, ये कैसे कॉलोनी बसता है। तो कॉलोनी बसाने से पहले कि यहाँ पे पूरा नक्शा तैयार होता है कि यहाँ खेल के मैदान होगा, यहाँ हॉस्पिटल होगा, यहाँ पे आपके लिए जो भी फ्लैट्स हैं वो बनेंगे, तो यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क होगा, यहाँ पे स्कूल होगा, ऐसे नली जाएगा, ऐसे सड़क जाएगा, पूरा पहले मैपिंग तैयार किया जाता है। उसके बाद उस कॉलोनी को बसाना शुरू किया जाता है। तो इसको कहते हैं नियोजित कॉलोनी, यानी पूरे प्लानिंग के साथ। वैसे ही शहर को भी बसाया जाता है पूरे प्लानिंग के साथ में। पहले प्लानिंग किया जाता है, माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में जो शहर बसते थे उसको पहले प्लानिंग किया जाता था और तब वो शहर को बसाया जाता था। तो अभी फिलहाल बिहार में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो नियोजित तरीके से बसाया गया है, यानी पूरे पहले प्लानिंग किया गया है तब बसाया गया है, ऐसा कोई शहर नहीं है। सब शहर जो है वो धीरे धीरे विकसित हुए हैं। पहले एक शहर हुआ करता था लेकिन आज वो झारखंड में चला गया है, वो है टाटा नगर, जमशेदजी टाटा। हाँ, तो उसको पहले प्लानिंग किया गया था कि ये शहर ऐसे हम लोगों को बसाना है और तब वो शहर बसाया गया था। तो विभाजन से पहले तक वो शहर बिहार में आता था, लेकिन अभी वो कहाँ चला गया है? टाटा झारखंड में चला गया, तो हमारे राज्य में नहीं है। आप रखने के लिए पटना को या आप बरौनी को और वाल्मीकि नगर को रख सकते हैं, लेकिन पूर्णतः ये नियोजित शहर में आता नहीं है। रख सकते हैं, रखते हैं ये नहीं है, आप रख सकते हैं। तो सवाल पूछ सकता है तुमको कि विभाजन से पहले इनमें से कौन सा शहर बिहार का नियोजित शहर था? तो टाटा नगर था, ठीक। हाँ, या आपको दे देगा ऐसे कि इनमें से कौन सा बिहार का नियोजित शहर है। अगर इन ऑप्शनों में से आ गया है तब तो टिक आउट कर सकते हैं, ना होगा तो नीचे इनमें से कोई नहीं होगा ही होगा। समझ गए? तो ये एक सवाल पूछ सकता है तुम लोगों को। उसके बाद देखिए, तो बिहार जो है वो हमने के पूरे देश का सबसे कम शहर वाला राज्य है। सबसे कम अगर कहीं शहरीकरण हुआ है, सबसे कम अगर कहीं शहर है तो वो है बिहार। अब पटना को छोड़ दीजिए तो बाकी सब नाम है शहर। थोड़ा सा बोध गया को देख लीजिए क्योंकि वो एक तीर्थ स्थल है तो लोग आते जाते हैं। अब आरा को देख लो, भुटनी को है, छुट्टी चुके। आप रोहतास चले जाइए, छोटा छोटा जो भी जिला है वो शहर के रूप में विकसित है। अब बहुत छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो शहरों का विकास उतना नहीं हुआ है जितना बाकी के राज्यों में है। तो बिहार हमारा सबसे कम शहरों वाला राज्य भी है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर और बिहार स्पेशल और लगभग आपका किताब भी हो गया खत्म। एक चैप्टर और है जिसको मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा और कल खत्म, नहीं तो कल आपको बिहार स्पेशल का ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। और सैटरडे ना उसके बाद आएगा, कल ही सैटरडे है। ओ माय गॉड, तो एक काम करते हैं, कल इसका ऑब्जेक्टिव पूरा कर देते हैं।
देखेंगे अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव है, क्या कि सब लिखना होगा पूरे के एक के साथ, जो भी 60 70 100 को जो क्वेश्चन बने सब एक ही साथ लिख के एक ही जगह बिहार स्पेशल अपन रखना, उसी में से ये याद कर लेना। और एक दिन के और क्लास है, आपका ये क्लास खत्म, उसके बाद आगे की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। समझ गए? खत्म।